क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में पहले जो 7 चैप्टर्स हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो फर्स्ट के 2 चैप्टर्स हैं इनको हम लोग एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि देखो नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो किसको सिंबलाइज कर रहा है? इलेक्ट्रो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज कर रहा है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट की कंडीशन पे है। और चार्ज के बाद जब करेंगे तो वहाँ हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा पूरा जो फोकस है ना चार्जेस में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। क्योंकि प्रोटॉन के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते ना हम लोग। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बड़े आराम से बैठा हुआ है। अब उसको मैं क्यों ना जाऊँ उसके साथ छेड़खानी करने भाई। वो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये है न्यूक्लियस। मान लो इस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई बोले कि मैं यहाँ पे थोड़ा चार्जिंग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अगर क्लोरीन है तो अगर ये Cl-1 बन रहा है, मतलब Cl- बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ क्या होता है जनरली एक एटम में कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस चार्ज देना है। माइनस चार्ज देने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो 2 चीज़ें पॉसिबल थे, तुमको यहाँ से देख के लगेगा। एक कि हम प्रोटॉन कम कर दें, प्रोटॉन कम कर देंगे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और हमारा ये जो एटम है ये नेगेटिवली चार्ज होगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इसका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसा कि हम लोग क्लास 11 में देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब सेल से निकालते हैं तो उसकी जो इंथैल्पी होती है वो जो भी कुछ x वैल्यू आई, तो जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकालते जाते हैं हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो न्यूक्लियस तक पहुंचने में इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी कि जो फिजिएबल रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रोटॉन का ट्रांसफ़र प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो पूरा का पूरा अभी तक तुमने बात किया होगा कि Cl-, Na+, Al3+, जो भी है इन सब पे चार्जेस आते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इन द केस ऑफ डिफिशियंसी, जब इलेक्ट्रॉन की हो गई हो कमी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक था। अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये 2 चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें हम लोग बात करने वाले चार्ज के बारे में। चार्ज से आता है फील्ड, फील्ड के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो उस चार्ज का पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल के बाद हमको एक नया टॉपिक सीखना पड़ेगा जो कि है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जो है कैपेसिटेंस वो होती है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, तो इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हमारा चालू होगा करंट, मतलब अब चार्जेस मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग एंड व्हेन दे विल स्टार्ट मूविंग दे विल कंस्टिट्यूट करंट। जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। तो वही चीज इसमें देखनी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीजें बेसिक देखेंगे और उसके बाद एडवांस जाएंगे। तो जो बच्चा 10th में अच्छे से पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको बड़ा आसान लगेगा, और जो नहीं पढ़ा होगा फिर उसको दिक्कत तो होनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो इस चैप्टर में हम लोग फिर सीखेंगे किरचॉफ के 2 नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, बट अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा। चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देखने हमको, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट सीखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, वहाँ से उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का यूज़ भी हमको समझना है और इनके थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी देखना होगा। तो फोर्थ चैप्टर जो हमारा है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में हमको देखना है, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, ये सेम चैप्टर है, नाम भी सेम ही है। तो यहाँ हमको देखना क्या है, यहाँ हमको करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेट के बारे में जानना है कि कैसी फील्ड जनरेट होती है। अब ये हुआ क्या था, ओरेस्टेड भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था।
ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्चुअली गलती से वो एक कंपास लेके तार के पास घूम रहा था, उसने देख लिया गलती से कंपास में कि कंपास में हो रहा था डिफ्लेक्शन, तो उसका दिमाग चमका, भाई कंपास तो तभी हिलेगा ना जब वहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से इस चैप्टर का जन्म हुआ और आपके सिलेबस में एक और बढ़ गया। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मतलब इफेक्ट्स देखेंगे कि करंट कैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से बिहेवियर है, सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग जब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देख लिए, मतलब करंट की वजह से मैग्नेट आया, तो भाई मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा डिटेल्ड स्टडी तो चाहिए ही होगी ना, तो इसलिए ये चैप्टर हमारा हमको मैग्नेटिज्म से इंट्रोड्यूस करवाएगा, मतलब मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, इस चैप्टर में हम लगभग सेम टाइप के फॉर्मूले डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक टॉपिक मिस कर दिया, मैंने बताना, जो है डाइपोल। क्या होता है डाइपोल भाई, दो पोल, डाइपोल। तो दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को अगर आप किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। वैसे ही जैसे एक अगर ये मैग्नेट है तो इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों पोल को अगर कंबाइनली मैं बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एज अ डाइपोल। तो इसकी वजह से हम लोगों को सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी ड्यू टू डाइपोल। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट EMI। इस चैप्टर में हम लोगों को देखना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मैग्नेट की यूज से, मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड या EMF जनरेट कर पाएँ, करंट का फ्लो देख पाएँ। तो यहाँ पे हमको फराडे के दो लॉ देखने हैं, और फराडे के दो लॉ अधूरे थे जब तक कि लेंज लॉ नहीं आया था। लेंज लॉ को अगर एक वर्ड में याद रखना चाहो तो पहली क्लास में दिमाग में डाल लो, लेंज जब भी वर्ड सुनो तो ये वही चीज़ बोलता है, ये बोलता है इफेक्ट अपोजेस कॉज, मतलब जो चीज़ जिसकी वजह से आई है वो चीज़ जहाँ से आई है ना उसी को अपोज करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा AC, अल्टरनेटिंग करंट। अभी देखो क्या होता है, आपने बैटरी देखा हुआ है, बैटरी से क्या होता है कि उसका जो वोल्टेज है ना वो फिक्स होता है। 7 वोल्ट की बैटरी आती है, 9 वोल्ट की बैटरी आती है, छोटी बैटरी भी आती है, तो उनका जो वोल्टेज फिक्स होता है तो उसमें करंट भी फिक्स होगा। लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पंखे चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, मोटर हो गया, हर चीज़ में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट करता है कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है कि भाई ये हर हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसीलिए एक चीज़ तुम लोग नोटिस किए होगे क्या, कि जब हम लोग मोटर को लेके बैटरी में कनेक्ट करते थे तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाते थे, तो मान लो मोटर ऐसे घूम रहा है, जब उसको उल्टा कर दो कनेक्शन को तो मोटर का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता था। बट ये सेम चीज़ जब आप लोग अपने घर के स्विच में करोगे, उस मोटर के साथ मत करना, तो क्या होगा, मोटर का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, चाहे आप इस तरीके से लगाओ चाहे उल्टा करके लगाओ स्विच को। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को खुद ही वो अपना हर हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है ना। समझ में आई बात। जैसे अभी आपने ये पंखा चालू किया, इस पंखे को अगर अपने ऐसे लगाया हुआ उसको उल्टा करके लगा के देखो, सेम घूमेगा वो, क्योंकि AC को फर्क नहीं पड़ता। AC में डायरेक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता कौन से पोल्स किधर लगे, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद क्या होने वाला है, जो दो आपके पोल्स हैं, जो दो, एक आपका फेज है एक न्यूट्रल है, एक क्या होगा, एक टाइम में पॉजिटिव होगा, अगले हाफ साइकिल में वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर 8 है ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है फॉर CBSE एग्जाम्स, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट है जो ज़रूरत है अपने को, जैसे एक खास कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो मैक्सवेल भाई साहब ने प्रूव किया था कि अभी तक यहाँ तक जो आप पढ़े हो ना, इसमें बहुत सारी बातों में छोटी छोटी सी इनकन्सिस्टेंसी है, तो उसको हम लोग देखेंगे अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे जब। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा होने वाला है रे ऑप्टिक्स। अब हम लोग इलेक्ट्रिक की चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पूरा था, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा रिलेटेड चीज़ है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट उसी के बीच में पूरी बात चल रही है। यहाँ से शुरू हुआ था चार्ज, चार्ज के बाद आ गया मैग्नेट, मैग्नेट से उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। सो ये पूरा का पूरा ये EM वेव्स क्या होती हैं, EM वेव्स का फुल फॉर्म ही देख लो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट होता है वो होता है रे ऑप्टिक्स।
अब रे ऑप्टिक्स में हमको करना क्या है भाई, 9th में जो मिरर विरर पढ़ के आए हो ना, मिरर लेंस, उसी को रिवाइज करो और उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे जाके एडवांस करो। उसके बाद 10th चैप्टर हमारा आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स में हमको देखना है कि भाई लाइट का डुअल नेचर होता है, आप लोग जानते हो, एक होता है उसका पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है उसका वेव नेचर, ठीक है। तो इस चैप्टर में दोनों में, एक में हम लोग उसका पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं रे ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में हम उसका वेव नेचर कंसीडर करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम लाइट की हर एक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज पुराने समय में ऐसा था ना कि जो रे थ्योरी को मानते थे वो कुछ प्रॉपर्टीज ही प्रूव कर पाते थे, और जो वेव थ्योरी को मानते थे वो कुछ कर पाते थे। तो फाइनली लोगों ने मिली जुली एकदम डिसीजन लिया कि हाँ भाई ये दोनों जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक। इसके बाद चैप्टर 11 आपका स्टार्ट होगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो तुम लोग देख चुके हो यार एक चीज, क्या कि जो डी ब्रॉगली था उसने एक प्रूव किया था, डी ब्रॉगली वेव्स। वो क्या बताता है, वो बताता है कि भाई हर एक मैटर का भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वेव जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हर चीज का वेव होगा। तो मैटर तो पार्टिकल से बना हुआ है, एक मैटर, ये अगर ये जो पानी का बॉटल है ये तो पार्टिकल से बना हुआ है ना, बट इसकी भी वेव्स जनरेट हो रही है। इसका मतलब इसके पास दोनों नेचर है, क्या, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। तो इस चीज को इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 12 जो कि होगा हमारा एटम्स। एटम्स में हम लोग क्या देखेंगे, एटम्स में वही वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब को रिवाइज करना है बस, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। फिर चैप्टर 13 आएगा हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में हम लोगों को देखना है न्यूक्लियस कैसा बना होता है, कैसे बाइंडेड होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई उसका फ्यूजन कैसे होता है। जो सुने हो ना, क्या सुने हो कि भाई हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, तो उसके पीछे क्या था, ऐसा क्या था जो इतना भयानक रिएक्शन हुआ, इतना भयानक बॉम्ब फूटा कि सब कुछ जल गया। तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में समझोगे कि यूरेनियम 235 का फ्यूजन कैसे होता है, और हीलियम एटम्स का जो फ्यूज़न है वो जो सन में हो रहा है, उस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा 14th चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कुछ नहीं भाई, आसान सी चीज़ है। एक होता है हमारे पास कंडक्टर जो क्या करता है, करंट को आसानी से फ्लो करा देता है। दूसरा हमारे पास होता है इंसुलेटर जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने ही नहीं होता है, लेकिन एक बीच की चीज़ भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वही है ये सेमीकंडक्टर, जो एट रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह रहता है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक कंडक्टर में बदल जाता है। तो वो ये सेमीकंडक्टर दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ये था पूरा चैप्टर का अपना जो लिस्ट जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 15 जो है कम्युनिकेशन सिस्टम सिलेबस से ऑलमोस्ट रिमूव ही हो चुका है, तो उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब हम लोग स्टार्ट इसके बाद करेंगे चैप्टर 1 से, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।